हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साडा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं नवपाषाण काल के संदर्भ में। नवपाषाण काल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि नवपाषाण काल का जो की क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं, किस तरीके से इसका नामकरण होता है, और यह वैश्विक स्तर पर इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से बने, और आगे हम बात करेंगे भारत में इनके प्रमुख स्थल। इसके बाद हम कुछ वीडियोज इसको लेकर रिलीज करेंगे जिसमें जो नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में एक विशेषता बात की जाएगी। सबसे पहले हम नवपाषाण काल की सामान्य परिचय पर बात करें तो इसका जो समय काल माना जाता है वह सामान्यतः आपके 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व नवपाषाण काल का सामान्य समय माना जाता है। लेकिन इस टाइमिंग को लेकर एक अलग अलग तरीके से वक्तव्य प्रदान किए जाते हैं। अगर हम उस पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल का जो टाइमिंग है वह 9000 ईसा पूर्व से शुरू मान लिया जाता है। यानी कि विश्व के कुछ अन्य भागों में जो नवपाषाण काल की जो शुरुआत है वह 9000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। लेकिन अगर हम इसे भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संदर्भ में लगभग इसकी जो टाइमिंग है वह 7000 ईसा पूर्व के संदर्भ में माना जाता है। भारत में जो नवपाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, मेहरगढ़, इस मेहरगढ़ में हमें लगभग 7000 ईसा पूर्व के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि नवपाषाण काल की भारत में सामान्यतः जो शुरुआत है वह 7000 ईसा पूर्व के संदर्भ में मानी जाती है। अब यहाँ भारत के भी रेफरेंस में अगर हम बात करें तो भारत में भी ये जो नवपाषाण काल था ये उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत है इनका अलग अलग टाइमिंग प्रदर्शित करता है। अगर हम उत्तर भारत के रेफरेंस में बात करें तो जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल का उत्तर भारत में, जैसा कि हमने मेहरगढ़ के संदर्भ में बात की थी, 7000 ईसा पूर्व के आसपास आपको नवपाषाण काल के प्रारंभिक साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी रेफरेंस में अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में जो नवपाषाणिक जो स्थल है उनके बारे में जो साक्ष्य हैं वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का मान लिया जाता है। यानी कि इस समय जब आपके सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी, उस दौरान दक्षिण भारत में नवपाषाण काल डेवलप हो रहा था, अगर हम इस रेफरेंस में बात करें। लेकिन ऑल ओवर तरीके से अगर बात की जाए भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो नवपाषाण काल का जो सामान्य समय है वो 5000 ईसा पूर्व से लेकर आपके 3500 ईसा पूर्व का जो समय है वो नवपाषाण काल से बिलोंग करता है। अब आगे हम इस नवपाषाण काल के नामकरण को लेकर बात करेंगे। नवपाषाण काल का जो नामकरण है वो सामान्यतः सर जॉन ल्यूबॉक को माना जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक जारी की गई थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम। और इस प्री हिस्टोरिक जो टाइम है इसमें नवपाषाण काल का नामकरण किया गया था सर जॉन ल्यूबॉक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर सर जॉन ल्यूबॉक के द्वारा जो नामकरण किया गया उसका जो आधार बनाया गया वह बताया गया कि जो पाषाण उपकरण थे, इन पाषाण उपकरणों में एक तरीके से डेवलपमेंट हो चुका था। यानी कि इनकी बनावट में एक विशेष स्किल या विशेषज्ञता दिखाई देती थी। और उन पाषाण उपकरणों के आधार पर सर जॉन ल्यूबॉक ने अपनी जो पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स है उसमें नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका आधार पाषाण उपकरण। यहाँ पर पाषाण उपकरण की नवपाषाण काल की जो विशेषता सर जॉन ल्यूबॉक के द्वारा जो बताई गई वो बताई गई पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग। पॉलिशिंग एंड जो ग्राइंडिंग है इसे सर जॉन ल्यूबॉक के द्वारा इन पाषाण उपकरणों की, यानी कि नवपाषाण काल के जो पाषाण उपकरण थी उनकी एक विशेषता बताई गई। यानी कि इन पाषाण उपकरणों के आधार पर ही नवपाषाण काल का नामकरण किया। लेकिन अगर हम बाद में और बात करें इसके नामकरण को लेकर तो इसके नामकरण में एक व्यक्ति का और नाम आता है जिसमें नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड का। गॉर्डन चाइल्ड ने जनरली इस नवपाषाण काल को एक तरीके से अन्न उत्पादक जो अर्थव्यवस्था है
इस अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था को आधार मानकर उन्होंने इस नवपाषाण काल का जो नामकरण किया है, इस वजह से गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति का नाम दिया है। अन्न उत्पादक की अर्थव्यवस्था के रेफरेंस में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें पशुपालन पशुपालन व मृदभांड निर्माण ये जनरली इस नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार माने जाते थे और इन्हीं वजह से गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति कह के संबोधित किया। कुछ विद्वानों ने इस रेफरेंस में इसके जो उद्विकास शब्द का भी प्रयोग किया, क्योंकि उनका ये इससे कि मानवीय जो जीवन था उस मानवीय जीवन में एक तरीके से परफेक्टनेस आती जा रही थी, यानी कि डेवलपमेंट होता जा रहा था। इस वजह से इसे अधिकांश विद्वानों ने उद्विकास की श्रेणी में किया। तो यहाँ तक कि हम इस के रेफरेंस में हम बात कर चुके हैं। अब आगे हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं इनकी विशेषताओं को लेकर। अगर हम इस विशेषताओं को लेकर बात करें तो विशेषताओं पर बात करें तो नवपाषाण काल की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं में हम एक माइल्स बर्किट ने इस नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें कुछ पॉइंटों को उन्होंने किया था। कृषि, पशुपालन, चाक निर्मित मृदभांड और एक माने जाते हैं पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग वाले औजार, पाषाण उपकरण, औजार। यह जनरली नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं में माने जाते हैं और आज हम उनकी इन एक एक विशेषताओं पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मानवीय जीवन को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो नवपाषाण काल में जो मानव है उस मानव का एक तरीके से स्थायी आवास कहीं ना कहीं देखा गया है। यहाँ पर मानवीय जीवन पर अगर पहली तो बात की जाए आवास पर, तो इस काल में हमें आवास के साक्ष्य मिलते हैं। हम भारत के रेफरेंस में भी बात करेंगे। भारत के रेफरेंस में भी हम देखेंगे कि जो बुर्ज होम और गुफ कराल जो उत्तरी भारत के क्षेत्र थे जहाँ पर हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ पर गर्तावास या गर्त होम के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे ही हम पूर्वी भारत में जाते हैं तो वहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन हम उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में कहीं ना कहीं उन अपना जो आश्रय था वो गुफाओं में निवास करता था। इसी तरीके से अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो यहाँ पर आवास निर्माण की जो गतिविधियाँ मानव द्वारा नवपाषाण काल में शुरू कर दी थी और हमें समकोणिक जो त्रिभुजाकार आवास प्राप्त होते थे जिन्हें इरोकोयस कहा जाता था। और ये जो इरोकोयस थे यह समकोणिक त्रिभुजाकार जो आवास हुआ करते थे, इन आवासों को इरोकोइस नाम दिया गया है जो नवपाषाण काल से जिनका संबंध होता है। ये मोस्ट ऑफ यूरोप के संदर्भ में आप यहाँ पर बात कर सकते हो। इसके अलावा यूरोप की जो घास वाली भूमियाँ थी वहाँ पर इन आवासों में रहने वाले जो किसान हुआ करते थे, इन किसानों के लिए उस समय जो शब्द यूज किया गया था डेन्यूकियंस, जो किसान हुआ करते थे उनको डेन्यूकियंस कह के संबोधित किया जाता था। तो इस तरीके से ये इनके आवासी के संदर्भ में बात हो गई। अब अगर हम इस मानवीय जीवन में अगर व्यवसाय के आधार पर बात की, यानी कि इनका प्रोफेशन क्या हुआ, यहाँ पर प्रोफेशन ने उस समय के जो सामाजिक ढांचे को किसी न किसी तरीके से डिवाइडेड कर रखा था। यानी कि प्रोफेशन के द्वारा हम वहाँ के उस समय के सामाजिक ढांचे को समझ सकते थे या जो मानव था उसका जो सामाजिक ढांचा था वो अगर कृषि, मृदभांड निर्माण, वस्त्र निर्माण व सूत कातने
का अगर हमें कहीं पर जो साक्ष्य मिलता है, यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित जो परिवार होते थे वो कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक हुआ करते थे। मात्र सत्तात्मक यानी कि उनका सामाजिक ढांचा मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन अगर जो परिवार की अर्थव्यवस्था का आधार शिकार व पशुपालन से संबंधित हुआ करता था, तो इस प्रकार के जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। पितृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो मानवीय जीवन का जो व्यवसाय था उस व्यवसाय ने यहाँ के सामाजिक ढांचे को विभाजित कर रखा था। इस तरीके से जो महिलाओं से संबंधित व्यापार होते थे वहां पर कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचा मात्र सत्तात्मक माना जाता था, और जहां पर पुरुषों के अंडर जो से संबंधित व्यवसायों का प्रभाव होता था वहाँ कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा में प्रतीत होता था। लेकिन हम इस चीज से कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो व्यवसाय को अगर हम दोनों तरीके से जोड़ कर देखें तो उस समय के जो परिवार थे या परिवार का जो परिवार वो सामान्यतः आत्मनिर्भर परिवार हुआ करते थे। उस समय के जो परिवार हुआ करते थे वह आत्मनिर्भर परिवार कहलाते थे। तो इस तरीके के वहाँ का मानवीय जीवन हुआ करता था। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कृषि के कार्यों से। कृषि कार्यों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी, और यहाँ पर कृषि के कार्यों के जो प्रमाण हैं, कृषि कार्य के जो हमें प्रमाण अगर हमें कहीं पर मिलते हैं तो कृषि कार्यों का जो साक्ष्य या प्रमाण पर अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें यूरोपीय क्षेत्र में, जो यूरोपीय क्षेत्र हैं वहां पर हमें पाषाण व सींगों से निर्मित बने हुए जो एक तरीके से कुदाली कुदाली हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर और आगे हम मेसोपोटामिया में जाएं तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें अनाज भरने के लिए मिट्टी के भंडार या मटके हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो यूरोपियन और मेसोपोटामिया में हमें एक तरीके से कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर और आगे अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो अनाज निर्माण की जो प्रोसेस होती थी उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि यहाँ पर प्रारंभ में लकड़ी से पीट कर अनाज बनाया जाता था। फिर डेवलपमेंट थोड़ा होता है तो उसके बाद हड्डियों से पीसकर जो अनाज का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 600 ईसा पूर्व तक स्थितियां ये हमें प्राप्त होती है कि भूमध्य सागर में हमें गोल चक्कियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गोल चक्कियों के साक्ष्य कहां पर? भूमध्य सागर से हमें गोल चक्कियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि मानव का जो डेवलपमेंट है, अगर अनाज के रेफरेंस में बात की जाए तो लकड़ी से अनाज पीसने का काम किया, निर्माण का काम किया, और फिर उसने हड्डी तक पहुंचा, हड्डियों से आगे बढ़ता वो गोल चक्कियों से, यानी कि इसका मानवीय विकास या बौद्धिक विकास हो चुका था, और गोल चक्कियों से मानव ने अनाज निर्माण का प्रोसेस शुरू कर दिया था। दूसरा, अगर और साक्ष्यों पर अगर हम बात करें तो हमें जनरली नहर निर्माण का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। हमें अनेक स्थान मिलते हैं आपके ईरान और मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है वहां से हमें नहर निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज अगर बात की जाए तो कृषि तकनीक की शुरुआत, ये कृषि तकनीक कहाँ से आई या इस कृषि तकनीक के संदर्भ में क्या बात कही जाती है? अगर हम सर्वप्रथम ये बात कहें तो गेहूं या जौ का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो कहीं ना कहीं नील नदी क्षेत्र में गेहूं व जौ के साक्ष्य हमें सबसे प्राप्त होते हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ पर आसवान बांध जो नील नदी पर स्थित है उसके नजदीक एक जगह है वाडी कुब्बानिया। वाडी कुब्बानिया नामक एक जगह है, यहां से हमें
प्रारंभिक रूप से कहीं न कहीं गेहूँ और जौ के साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो नवपाषाण काल में जो कृषि कार्य थे, उस कृषि कार्य का हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। अब ये कहें कि कृषि तकनीक की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो कृषि तकनीक के संदर्भ में एक पेरी महोदय थे, और पेरी महोदय जो एक विद्वान थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नील नदी या मिस्र क्षेत्र से कहीं न कहीं कृषि तकनीक का शुरुआत होती है। लेकिन एक रूसी विद्वान थे जिनका नाम वेबिनाब था, और वेबिनाब ने एक बड़ा तर्क दिया कि कृषि तकनीक जिसे आज हम देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसकी शुरुआत आपके अफ़गानिस्तान व पश्चिमी चीन का जो क्षेत्र है, वहाँ से कहीं न कहीं इसकी कृषि कार्य की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो भारत में नवपाषाण काल के संदर्भ में जो कृषि कार्य हैं, उस कृषि कार्य के ये साक्ष्य हमें। अब हम थोड़ा-सा पशुपालन के रेफ़रेंस में बात कर लें। पशुपालन के रेफ़रेंस में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। लेकिन अब यहाँ पर नवपाषाण काल में मानव के जो पालतू जानवर हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, और यहाँ पर हम भेड़ बकरियों के साथ साथ अन्य जो पशु हैं, उन पशुओं का पालने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। बुरजोम और गुपकराल में कहीं न कहीं हमें जो मालिक है, उसके साथ बकरी को दफनाने का भी हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कहीं न कहीं यहाँ की जो पशुपालन के संबंध में जो जानकारी या जो साक्ष्य है, वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें इस नवपाषाण काल के पशुपालन साक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम बात करेंगे मृदभांड की। हम सामान्य रूप से ये देख चुके थे कि जो मृदभांड है, यानी कि एक तरीके से हमारे चाक का जो आविष्कार है, वह नवपाषाण काल में हुआ था, और इसके आविष्कार के बाद जनरली मृदभांडों की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पुरापाषाण काल में हमने ये देखा है कि मानव अस्थियों व पाषाण यानी लकड़ी से निर्मित पात्रों का प्रयोग किया जाता था, जिसका साक्ष्य हमें बेल्जियम से प्राप्त होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मानव ने नवपाषाण काल में मृदभांड बनाने की कला का आविष्कार कर लिया था, और यहाँ पर जो मृदभांड है, मिट्टी के जो मृदभांड है, उसका इस तरीके से ये हमें ये देखते हैं कि ये नवपाषाण काल से संबंधित है। तो यह हमें एक तरीके से नवपाषाण काल की जो कला निर्माण है, उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि इस काल में मृदभांड बनाने की कला का साक्ष्य हमें मिलता है। कातने की कला, बुनने की कला, और उसके साथ साथ पहिए का आविष्कार और उसके साथ यहाँ पर हमें कहीं न कहीं नाव के आविष्कार के बारे में भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी जो कृषि तकनीक है, वो हमें यहाँ से यानी कि इस बौद्धिक जीवन को प्रदर्शित करती है। आगे हम और इस पर बात करें तो यहाँ से उपकरणों पर बात की जाए। इस पाषाण काल के जो उपकरण है, वो कहीं न कहीं ग्राइंडिंग एंड और पॉलिशिंग की विधि के द्वारा यहाँ पर पाषाण उपकरणों के निर्माण का प्रोसेस शुरू हो गया था, और इससे जो इनसे निर्मित जो उपकरण थे, वो सेल्स थे, और ये दो प्रकार के यहाँ पर मुख्यतः हमें प्राप्त होते हैं। एक तो होती है कुल्हाड़ी, और एक होता है बसूला। कुल्हाड़ी और बसूला जो एक तरीके से गहरे हरे ट्रेप निर्मित पत्थरों से निर्मित होते हैं, जिसकी तरीके से हम ये देख सकते हैं। इस तरीके की ये डिजाइन किस तरीके से चिकने और पॉलिशिंग, ये उपकरण हमें यहाँ पर ये नवपाषाण काल से संबंधित है। अब अगर हम नवपाषाण कालीन जो उपकरण है, उस पर और भी बात करें तो इस नवपाषाण कालिक उपकरणों में हमें चिकनी कुल्हाड़ियाँ,
हमें यहाँ से चिकनी कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ से हमें बशूला प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हमें छेनी के साक्ष्य मिल रहे हैं, यहाँ हमें रिंग स्टोन के साक्ष्य मिल रहे हैं, फैब्रिकेटर के बाद मिलस्टोन और मुलर के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यह वो उपकरण है जिन्हें नवपाषाण काल में कहीं न कहीं तरीके से प्रयोग किया जाता था।